हेलो, नमस्कार आप सभी को। फिर से आपका एक बार पुनः स्वागत है समग्र आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड पीसीएस को लेकर के जो 29 जून को एग्ज़ाम निर्धारित समय दिया है आयोग ने, तो उसके संबंध में हम पॉलिटी की क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और पॉलिटी की क्लासेस में अभी तक 2 लेक्चर आ गए हैं। अगर वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के ज़रूर से देखिएगा। और एक बार एक काम और कीजिएगा कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को आगे कवर करेंगे। हमने जहाँ तक छोड़ा था हमने प्रेम्बल पूरा कर लिया था। आज हम उसी संबंध में आपके सामने पार्ट 1 को देखने वाले हैं, जिसके अंदर में हम देखेंगे संघ व उसका क्षेत्र। ये जो हमारा मीडियम है वो बाई लैंग्वेज चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स चल रही है। भले ही आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है और तो साथ साथ उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या बोल रहा है वो, यूनियन एंड इट इज टेरिटरी। दैट मीन अब ये जो पार्ट 1 है ये आपके पास आर्टिकल 1 से 4 तक चलता है। अब क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग की फॉर्मेट में भी दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर वह क्वेश्चन को आर्टिकल और पार्ट के फॉर्म में लगा दे, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कराया था, तो एक बार जाकर के वो वीडियो जरूर देखिएगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भाग फर्स्ट है, तो उसके अंदर में आर्टिकल 1 से 4 हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 1 अगर हम बात करें, वो बोल रहा है इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, रेदर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। मतलब इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर ये जो भारत की बात कर रहा है आर्टिकल 1, इसमें ये बोला है कि जो भारत है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं होगा। फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि राज्यों के मध्य कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है। एग्रीमेंट नहीं है भारत के राज्यों के मध्य, ठीक है। वो क्या है, एक यूनियन, एक संघ की वो संज्ञा निर्धारित करता है। तो जब हम इंडिया के अंदर में नामकरण निर्धारित करते हैं, तो नामकरण के अंदर में हमको 2 चीजें दिखाई देती हैं। पहला है देश का नाम, दैट नेम ऑफ कंट्री लिखा ना, इंडिया दैट इज भारत, ये फर्स्ट क्लॉज है। सेकंड है उसका वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बता रहा है कि जो राजनीतिक स्ट्रक्चर वो कैसा है, वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा, न कि आपका फेडरेशन ऑफ स्टेट होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल 1 के अंदर में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे, टेरिटरी जो होगा, जो क्षेत्र होता है, वो 3 तरीके का हमको निर्भर होगा। 3 तरीके का टेरिटरी होगा। पहला टेरिटरी ऑफ स्टेट, राज्यों का क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी जो संघीय होते हैं, और तीसरा होगा टेरिटरी दैट मेट एक्वायर, दैट इज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, भारत सरकार द्वारा किसी भी समय किसी भी क्षेत्र राज्य को लिया जा सकता है। तो उस तरह का जो भी क्षेत्र होगा उसको हम भारत की टेरिटरी में शामिल करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 हमने इजीली देखा और समझने की भी वहां पर हमने कोशिश की, ठीक है। अब हमारे पास आता है आपके पास आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या बोल रहा है, पावर टू पार्लियामेंट, संसद को शक्ति दी गई है टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, ठीक है। संसद नए राज्य का गठन कर सकती है। नए राज्य का गठन कौन करेगा, संसद करेगी, ठीक है। अब आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है, संसद नए राज्य का गठन, क्षेत्र में बदलाव तथा राज्यों का नाम बदल सकती है। यहां पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बी केयरफुल। अब जब संसद की बात हो रही है तो आर्टिकल 3 के तहत वो बोल रहा है कि संसद नए राज्य का गठन, क्षेत्र में और बदलाव कर सकती है। उसके क्षेत्र में बदलाव करना, राज्यों का नाम बदलना, उनकी सीमा बदलना। इसके लिए 2 प्रोविजन है। पहला, संबंधित राज्य की विधानमंडल से पास हो किंतु संसद पर बाध्य नहीं, ठीक है। दूसरी कंडीशन होगी, राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमको किसी भी राज्य की सीमा, उसका बंटवारा, बदलना या बदलाव, उसको वृद्धि या उसकी डिक्रीज, कमी करनी पड़ रही है, तो उस बिल के लिए भारत की राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वहां पर भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है, ठीक है। आगे लिखा है उसने, नेक्स्ट आर्टिकल 2 में 3 के लिए जो हमने बात किया ना, के लिए सिंपल मेजोरिटी,
साधारण बहुमत की आवश्यकता है। दैट मीन्स टोटल बाई 2 है, ये ऐसे होता है ना, टोटल बाई 2 प्लस 1, ये है आपके पास साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी आवश्यक। ये गड़बड़ है, लिखा हुआ गलत नहीं, ठीक है। आगे लिखते हैं, भारत में विदेशी भाग को भी अनुच्छेद आर्टिकल 368 के तहत लिया जा सकता है। ध्यान रखना, ये बोल रहा है कि भाई अगर ये इंडिया है, इंडिया के अंदर में अगर किसी भी राज्य को बंटवारा करना है, उसकी राज्य सीमा बदलनी है, उसका क्षेत्र बदलना है, तो वो तो आर्टिकल 3 के तहत इजिली हो सकता है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 3 के तहत ही अगर किसी भी अन्य टेरिटरी को भारत में मिलाना है, तब हमको आर्टिकल 368 क्या करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है ना, भारत में विदेशी भाग को भी अनुच्छेद 367 के तहत लिया जा सकता है, ये गलत है, यहाँ पर नहीं फिर लिखा हुआ है इन्होंने। ये थोड़ा पीडीएफ में करेक्शन में करा दूंगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है ना। अगर इंडिया के अंदर में हमको इंडिया टू इंडिया ही चेंजेस करना है, तो हमारे पास 368 का यूज नहीं होगा। अगर हमको बाहर से किसी भी एरिया को एक्वायर करना है, तब हमको 368 का यूज करना होगा। बी केयरफुल, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है 100th संविधान संशोधन 2015 में होता है, जिसमें हमने भारत बांग्लादेश के मध्य सीमा समझौता, ठीक है। बी केयरफुल, क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है। आर्टिकल 4, आर्टिकल 2 में 3 के लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन आवश्यक नहीं। बी केयरफुल, अगर हम इंटरनली चेंजेस की बात कर रहे हैं, तब आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा। अगर हम किसी भी एक्सटर्नल टेरिटरी को एक्वायर कर रहे हैं, तब आपका आर्टिकल 368 एप्लीकेबल होगा। आई होप ये डायग्राम आप इजीली समझ जाएंगे अब, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो राज्यों का गठन हो रहा है, तो राज्यों का गठन कैसे हो रहा है देखेंगे। तो भारत की जो राष्ट्रपति है वो आपका आयोग गठित कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा राज्यों का गठन, तो पहला कमीशन आता है धर कमीशन, कब, जून 1948 में। जून 1948 में जब धर कमीशन आता है, तो इसने बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो, ठीक है। लेकिन ये गड़बड़ बात हो रही है, क्योंकि भारत के अंदर में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही है, कितने राज्य आप बनाएंगे। तो यहां पर बोला कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन, न कि भाषीय आधार पर। ये ध्यान रखना भाई, हम भाषा के आधार पर अगर बांट देना राज्यों को, तो बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। तो हम केवल और केवल अगर राज्य बना रहे हैं, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बेसिस पर इस्टेब्लिश करें। दूसरा लिखा है जेवीपी कमेटी, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल सरदार पटेल जी और पत्ताभी सीतारामैया, ये 3 आदमी हैं, इनकी एक कमेटी बनती है अप्रैल 1949 में, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो। इन्होंने भी भाषाई आधार पर बोला, लेकिन उसको ऐसे स्वीकार कर दिया गया, ठीक है। फिर 1953 में एक नई कमेटी बनती है जिसका नाम है फजल अली कमीशन, 3 मेंबर थे। और 1953 में जब ये कमेटी बनी, तो 1955 में उसने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की। तो उस रिपोर्ट में उसने राज्यों का नाम दिया कि कितने राज्य बनने हैं और कैसे बनने हैं। देखो यहां पर, तो फजल अली कमेटी के अनुसार क्या हुआ, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन तो किया गया, लेकिन उसने भाषा को ही मैनेज नहीं करते हुए उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को भी मैनेज किया। तो इसने लिखा है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, ठीक है। तो यहां पर आता है 1 लैंग्वेज 1 स्टेट थ्योरी रिजेक्ट। आई बात समझ में। इस कमीशन ने 1 लैंग्वेज 1 स्टेट जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया, लेकिन उसने रिकमेंड किया था ये कि भाषाई आधार पर राज्य बने। तो इस समिति के अनुसार 14 राज्य बने और 6 संघीय राज्य बने, ठीक है। 14 ऑफ स्टेट एंड 6 इज यूटीज। तो इसका नाम हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार। ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। 1953 में फजल अली कमेटी बनी, 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और उस रिपोर्ट के आधार पर भारत की संसद में एक बिल आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और इस एक्ट के अनुसार भारत में
14 राज्य और 6 यूटीज का गठन हुआ, जिसमें 1953 में पहला जो भाषाई राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना। ये क्वेश्चन आपको फैक्चुअल रूप में पूछा जा सकता है कि भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन बना 1953 में? आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद जब ये कमीशन बना तो इस कमीशन में जो हमारे पास एक्ट पास कराया था, इस कमीशन की रिपोर्ट को मानते हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 1956, तो 1956 के बाद जो राज्य बने इनका ऑर्डर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है। 1960 गुजरात स्टेट फॉर्म होता है, 63 नागालैंड, ये मैच द फॉलोइंग आ सकता है, बी केयरफुल, या इनका ऑर्डर दे सकता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 1966 पंजाब हरियाणा, 71 हिमाचल प्रदेश, 72 1972 में 3 राज्य का गठन हो रहा है। क्या क्या? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ये गड़बड़ है लाइन, बहुत करेक्शन है। ठीक है। 1975 सिक्किम नया राज्य, बी केयरफुल। ठीक है। सिक्किम 1974 में यूटीज था, बी यहां पर ध्यान देना। लेकिन जब हमने 1975 में 35वां संविधान संशोधन अधिनियम पास कराया तब इसको एक राज्य बनाया। अब यहां पर ध्यान सुन लेना कि भाई हमने सिक्किम को कहीं बाहर की किसी भी एरिया से कैप्चर किया होगा, इस टेरिटरी को यहां पर लिया होगा, तो इसके लिए आर्टिकल 368 का यूज हुआ होगा। तो ये तो संविधान संशोधन की बात हो रहा है, वो बी केयरफुल, यहां पर अपने आप को स्ट्राइक करके चलना। ठीक है। ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर पूछा जाएगा आपसे। 1987 में मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश राज्य बने। 2000 के अंदर में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड नए राज्य बने। 2014 में तेलंगाना एक नया स्टेट फॉर्म होता है इंडिया में। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, कुछ यूटीज भी हमारे देश में फॉर्म किए गए, तो वो यूटीज का ऑर्डर इस तरह से है। 1961 दादर, 1962 गोवा, दमन दीव। लेकिन गोवा आपको पता है कि 87 में फिर एक फुल फ्लेज स्टेट भी बन गया था। 62 पौंडीचेरी। ठीक है। पौंडीचेरी जो है आपका अधिनियम के तहत 1954 में भारत में लिया गया, उससे पहले फ्रांस के पास था। फ्रांस की ये अतिरिक्त ठीक है कॉलोनी थी। 1966 चंडीगढ़। 2019 में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूटीज फॉर्म होते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, ये जो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 है, 69, इसमें दिल्ली का नाम बात हो रहा है। क्या नाम आया? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCTD। ये थोड़ा याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपके पास कि दिल्ली को कौन से अधिनियम के तहत यूटीज का दर्जा मिल रहा, मतलब यूटीज का दर्जा मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया का नाम इसको दिया गया। अब आपको पता है क्या कि रिसेंटली लास्ट 2 ईयर में अगर हम देखें तो दादर नगर हवेली और दमन और दीव, इनको दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है। तो अब टोटल इंडिया के पास कितने हैं? 28 तो राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। ठीक है। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चले, आई होप ये आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इसको बात कर रहे हैं और इसके अंदर में है क्या क्या। अब हमारे पास आता है पार्ट सेकंड में आती है नागरिकता, सिटीजनशिप। अब नागरिकता है क्या, ध्यान से लेना। नागरिकता भारत के संबंध में एक स्टेटस है। स्टेटस बोले तो कि अगर हमारे पास कुछ भी ऐसा वेजिटेबल बन रहा है, सुन लेना, सब्जी है, उसमें नमक है, तो ठीक है। अगर नमक नहीं है तो क्या आप टेस्ट फील करेंगे? नो ना। तो यही काम है आपका किसका? नागरिकता का, कि अगर आपके पास नागरिकता है तो आप इजीली भारत की जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास नागरिकता नहीं है तब फिर आप टेस्टलेस हो जाएंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पर नागरिकता जो है सेकंड
पार्ट 2 में सिटीजनशिप, ये एक हमारा क्या है, एक स्टेटस है जो कि आपका आर्टिकल 5 से 11 तक चलता है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन न के बराबर अभी तक आयोग ने पूछा है, क्योंकि वो यहां पर आपको पार्ट के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है कि क्या है और कौन से आर्टिकल में उसको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का, ये कहां से लिया हमने, ब्रिटेन से लिया है। दूसरा, हमारे देश के अंदर में किस तरह की सिटीजनशिप है, सिंगल है। ठीक है, एकल नागरिकता है। यूएसए में जैसे डुअल नागरिकता होती है, तो हमारे देश में सिंपल सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब अगर कोई भी आदमी दो देश का नागरिक बना हुआ है, तो भारत की जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो आर्टिकल 5 देखते हैं। आर्टिकल 5 में बात करता है भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता कैसे ग्रहण की जा सकती है, तो वो होगा जन्म से, वंश से, पंजीकरण, देशीकरण या अर्जित भूमि के द्वारा। अर्जित भूमि का मतलब जो भी हमने टेरिटरी कैप्चर की है, जो भी उसके व्यक्ति रहने वाले हैं, वो भी भारत के नागरिक होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि नागरिक को छोड़ा भी जा सकता है, नागरिकता भंग भी हो सकती है, तो वो किस स्तर पर होगी, छोड़ने पर, खत्म करने पर या उसकी हानि होने पर। ये थोड़ा ध्यान रखना कि अगर भारत की नागरिकता लेनी है तो हमारे पास 5 स्टेप होंगे। अगर नागरिकता हमको छोड़नी है या भंग करनी है तो उसके लिए 3 स्टेप होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना। अब आगे इसमें क्या है ना, हमने आर्टिकल मेंशन किए हुए हैं, लेकिन इस पे नहीं लिखा 6, 7, 8, 9, 10। हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते नहीं है। नागरिकता से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ये जस्ट आपके पास एक होमवर्क भी हो सकता है। प्लीज अपना जो भी आपका रिव्यू होगा उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके पास आर्टिकल 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आर्टिकल 11 के अंदर में अगर हमको नागरिकता के संबंध में कुछ भी प्रावधान करना है, तब भारत के संसद के पास वो पावर है। ठीक है, संसद नागरिकता के विषय में कानून बना सकती है। बी केयरफुल। कल के दिन अगर क्वेश्चन आ गया कि संसद के अतिरिक्त नागरिकता के विषय में कौन और कानून बना सकता है, तो उसमें रह सकता है राज्य विधानसभा या संसद, सी रह सकता है दोनों, नो, ओनली एंड ओनली भारत की पार्लियामेंट। ठीक है, तो जैसे 11 दिसंबर 2019 में एक एक्ट भी पास कराया गया था जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों के संबंध में, ठीक है, ये आया था ना कि भाई केवल और केवल मुस्लिमों को छोड़ करके जितने भी अदर राज्यों में माइनॉरिटी हैं वो भारत में अपनी नागरिकता ले सकती हैं। और उसके लिए हमने यहाँ पर एक टाइमलाइन भी दिया था कि क्या टाइमलाइन था, 10 जनवरी 2020 से इसको लागू कराया गया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये आर्टिकल 20 का आर्टिकल 11 का जो इम्पोर्टेंसी है आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 11 के अनुसार जो अंदर पावर है वो भारत की संसद को दी गई है। ठीक है, तो संसद के ही रिस्पेक्ट में नागरिकता को लेकर के काम किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा। कल हम पूरा फंडामेंटल राइट्स देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके अपकमिंग एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और भरोसा रखिएगा, आपको ये जो वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं पॉलिटी की, जैसे कि अभी चल रहा है, यहाँ से आपको 80% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये डेटा याद रखना, 80%। और मैं भरोसे के साथ आपसे वादा कर रहा हूँ कि जैसे ही आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो पॉलिटी में प्री के संबंध में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।